अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मंसूर अली खान मसरूफियात के बायस आज का प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। आज उनकी जगह ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म साहब के साबिक दोस्त जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की FIR दर्ज करा दी है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब तक जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या जहांगीर खान तरीन के खिलाफ वाक़तन कार्रवाई की जाएगी? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना हमाद अजहर ने वजारत संभालने के बाद भारत से कपास और चीनी की दरामद का बड़ा और पहला फैसला कर लिया है। क्या इस हुकूमती यूटर्न की वजह पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी है? उधर हुकूमत महंगाई के साथ साथ कोरोना को कंट्रोल करने में भी नाकाम है। क्या मुल्क में एक बार फिर लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए? आज की शो में इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ तहरीके इंसाफ से शौकत बस्ता साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब आज की शो का हिस्सा है। आप तमाम मेहमानों को मैं वेलकम कहूँगा। सबसे पहले बस्ता साहब, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अचानक से 2 FIRs, क्या मामला है ये? कोई बदला लिया जा रहा है उनसे या कोई बड़ी कार्रवाई वाकई होने वाली है? मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर के अंदर और तहरीक इंसाफ के दौर में आपको तो बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों में बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरे कोई भी, आप उनकी बहन जिन पे सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, वो कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट तक पेश हुई हैं, उनको डिफेंड नहीं किया किसी ने। गुजारिश ये है कि आपको पता कि ये वाला जो इशू है, अब जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ आया है, वो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरे खिलाफ जो FIR दी गई मैं एक सबूत पेश करूँगा। लेट दी इदारे जो हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो सारे डिसाइड करें। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो चीनी एक बड़ी हिस्टोरिकल आपने बात चूँकि शुरू कर दी। पाकिस्तान में जो चीनी माफिया है या चीनी की जो मिलें हैं, ना आपकी हैं ना मेरी हैं ना आमिर भाई की हैं, ये उन लोगों की हैं जो पाकिस्तान में जो हॉली कॉज समझे जाते हैं, सही, जो अबव द लॉ समझे जाते हैं, जो खुद जो है कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, कोई वफाकी वजीर है, मेरे जैसा माड़ा बंदा या आप जैसा माड़ा बंदा चीनी की मिलें नहीं लगाता। अच्छा, अब उनको हक डाले कौन? पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ कि इन लोगों ने अपनी मर्जी के रेट्स तय किए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुखेरा साहब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, कमेटी बनाई, पूरी एक ज्वाइंट कमेटी बनने के बाद रिकमेंडेशंस आई। ये जो कुछ हो रहा है उन रिकमेंडेशंस का हिस्सा है। आपको याद होगा कि लोग कहते थे वो कहाँ गई JIT की जो रिकमेंडेशंस थी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और आपको पता है कि इनके अंदर कौन कौन लोग हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी माफिया का हिस्सा? मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं, माफियाज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। अब कौन इनोसेंट है, कौन गुनाहगार है, मैं और आप यहां बैठकर उसके ऊपर ना वर्डिक्ट दे सकते हैं, ना किसी को कौन करेगा। साहब के वाले बात सुनिएगा, FIR लेवल, अब दोनों भाई वकील भी हैं। FIR होने का मकसद ये हरगिज नहीं है। FIR होती है कि उसमें आप इल्जाम लगता है, मुलजम बनते हैं, मुलजम से मुजरम का सफर जो है वो अब तय होगा। अब उसमें यही चीजें आएंगी कि क्या इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या टैक्स चोरी किया, क्या इन लोगों ने ये सारी चीजें बाहर इलीगली, ये सारा कुछ हुआ। अब हो जाता है, मैं फिर आपको कहता हूं कि जहांगीर तरीन साहब हो, शौकत बसरा हो, कोई भी बंदा हो, नो बॉडी इज अबव लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपने उन लोगों को, जिन लोगों ने अब जहांगीर तरीन साहब का नाम, ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ PTI, जिनकी सिर्फ ये नहीं, उनकी जानी माली कुर्बानियां इस पार्टी के लिए। लेकिन जब इशू उठा, जब इल्जामात लगे, अलीम खान साहब पे इल्जामात लगे, उन्होंने फेस किया। जब वो क्लियर होकर आए, दोबारा उन्होंने ऑफिस संभाला। तो सो मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम कहते हैं ना, पाकिस्तान कब बदलेगा, नया पाकिस्तान कौन सा है? यही नया पाकिस्तान है जिसके अंदर वो लोग, सुखेरा साहब, जिनको परवेज साहब की बारी कब आ रही है? भाई परवेज, फिर वही कह रहा हूं, अगर जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो उन पे भी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते? का जो आपका एक नारा है। और ये मेरी बात सुन लें सुखेरा साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की क्रिमिनल एलीट और क्रिमिनल इशराफिया है। जब तक ये लोग और अकाउंटेबल नहीं होंगे, खा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हों,
खा वो किसी जमात में हो, खा किसी इदारे में हो, जब तक पाकिस्तान में ये नहीं होगा। और मैं आपको ये बात अर्ज करूं, अशराफी हुकूमत का भी हिस्सा है। मैं आपको कब कह रहा हूं, आप जरा कैबिनेट पे अगर आप, मैं कह रहा हूं कि नजर दौड़ाएं, सुनिए, तो वो अशराफिया के वही लोग आपको आपकी गवर्नमेंट में नजर मेरी गुजारिश सुनिएगा। जो लोग नजर आए, जिन जिन के खिलाफ इंक्वायरीज हुई, क्या उनको रोका गया? उनको कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिफेंड किया? उनका जाए, मैं लफ्ज बोल रहा हूं, बहन से आगे बड़ा रिश्ता तो कोई नहीं है ना। ग्रेट ग्रेट, चले आपका पॉइंट उससे भी आगे चले, सबका होगा, आमिर भाई को इस फिक्र से भी आगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बाहर से पाकिस्तान पैसा वापस लेकर आए, उन्होंने पूरे 1.5 साल एक एक डॉक्यूमेंट पेश किया कि ये मेरी स्टेटमेंट्स है, और उनको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? ही इज ओनली वन एंड ओनली, इनको कहा गया कि आप सादिक और अमीन है। इसलिए रेस्ट श्योर गलती हो सकती है। इस टॉपिक को रहने देते हैं, गलती हो सकती है, गलती हो इमरान खान साहब ने बाद में जो एतराफ भी किया था कुछ चीजों का, गलती हो सकती है। यस एग्जैक्टली, गलती हो सकती है। आगे बढ़ने दें आमिर भाई। आप जो ऑपोजिशन ये कहती थी कि बड़ा टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, बड़ा टारगेटेड किस्म का एहतसाब हो रहा है, ऑपोजिशन जिसका निशाना बन रही है, तो अभी आप देखें अभी तो गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट। जहांगीर तरीन साहब पे 2 FIR कोई छोटी बात तो नहीं है। इस हुकूमत के और इस हुकूमत के मेरे बसरा साहब समेत जितने भी गोएबल्स हैं, इनमें एक चीज़ है कि जो चीज़ इन्हें अच्छी लगती है उसे फ़ौरन लागू करके और डंडोरा पीटने में तो इनका आसानी कोई नहीं। इतना ज़बरदस्त डंडोरा पीटते हैं, क्या कहने हैं, इनका कमाल है। अब एकदम देखें ना, इन्होंने असूल बता दिया, बिल्कुल अभी मैं भी आज उन्होंने कह दिया जी FIR तो कोई मुजरिम नहीं बनाती, ये मुलजिम से मुजरिम तक का एक सफ़र है। देखें ये एक मैक्सिम है लॉ की कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, इसी पे हम खड़े हैं, हमें कोई सज़ा मिली नहीं। लेकिन बसरा साहब के लीडर ने 22 साल के भाषणों में और 22 साल की गालम गलोच वाली बातों में किसे मुजरिम ने कह दिया, किसे डाकू और चोर नहीं बना दिया। और दूसरा ये हम सुना करते थे, मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं कायल था कभी, लुट्टो और फुट्टो। अगर वो किसी पे आज आपको है लुट्टो और फुट्टो, वो ये है। इमरान खान 6 महीने साल के लिए मिनिस्टर लाते हैं, पाकिस्तान का ख़जाना उसके हवाले करते हैं, उनकी कोई कमीशन तय है, लुटो फुटो जा जमा कराओ, मेरा तो सारा कुछ बाहर है, मेरे बच्चे भी बाहर, अकाउंट्स भी बाहर, सबसे बड़ा सासा भी बाहर। अब ये पाकिस्तान के साथ जो हाल हो रहा है पिछले 3 सालों में, इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास एक बेहतरीन मुआशी टीम मौजूद है, बेहतरीन मुआशी टीम थी ना, फिर इनका पोस्टर बॉय था असद उमर, ठीक है। फिर हमें पता चला कि असद उमर ने ना जाके IMF के पास पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नालायक आदमी है तो इसे मैं निकालता हूँ। मैं आपको सुखेरा साहब और बसर साहब भी से, ये जो आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कोई एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, और प्राइम मिनिस्टर ही मिनिस्टर होता है, वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को। अगर नहीं, हमारे में असद उमर साहब की जो आपने बात किया IMF जाने की, ये उनका फैसला था या फिर वजीर आजम साहब? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पास नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब जो 6 महीने साल के बाद वजीर को जलील रुसवा और उसका मुंह काला करके निकालते हैं और अपना टिश्यू से साफ करके, अपना टिश्यू से साफ करके बड़ा हंसते मुस्कुराते रह जाते हैं, इस पे थोड़ा सा ये जो लुट्टो और फुट्टो का असूल है कि अच्छी तरह लूट लो और कहो। अब मुझे बताएं, अभी कह दिया कि हम जी ऐसे हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, साथ ही बसरा साहब को पता है ना, तरीन साहब का कोई ना कोई वापस आ गए तो मेरा क्या बनेगा। साथ ही तरीन साहब के भी 2 चापलूसी के फिक्रे आ गए कि नहीं तरीन साहब तो ऐसे नहीं है, तरीन साहब ऐसे नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा बसरा साहब ने कि मुल्जिम से मुजरिम तक का जो सफर है उसमें कहीं पे भी आपको हमारे लिए सपोर्ट नहीं नजर, हमारे लिए वो एक सफर इमरान खान की एक जुबान है, जुबान से बदजुबानी तक का है, वो 1 सेकंड में हो जाएगा। इनके लिए वो सफर के लिए ना बड़ा टाइम लगेगा। इमरान खान के केसेस होंगे, रुक जाएंगे, अलीमा बाजी पे कोई बात नहीं करेगा। इनके जितने केसेस आप देखें ना, नदीम बाबर है, आपका वो जो दवाइयों वाला कोई कयानी था वो है, खुसरो बख्तियार का नाम कमीशन के अंदर आया, कोई नहीं पूछेगा। मैं सिर्फ सुखेरा साहब एक बात नहीं तो आप तो अलीमा खान साहिबा पे भी बड़े इल्जामात लगाते रहे हैं। नहीं उनके घर, हम इनके घर पे नहीं इल्जामात लगाते, इसलिए नहीं लगाते, नहीं उनके घर के जो
वो सुपर हीरोज हैं जी। उधर कोई जादू टोने का काम है, उनकी सिलाई मशीनें भी अरबों रुपया बनाता। हमारे तो मुआशरे में मेरी बात तो सुन ले, हमारे मुआशरे में तो गरीब बेचारी बेवा औरतें सिलाई मशीन चलाती हैं। यहाँ पे वजीर आजम की बहन की सिलाई मशीनें अरबों खरबों रुपया, मैं कहता हूँ कुछ ना करें, वो कोई जो जादू टूना है ना वो लोगों तक शिफ्ट कर दें। हमारी भी आम माएँ बहनें जो बेचारी सिलाई मशीनें चलाती हैं वो भी खरबों की मालिक बन जाए, उनके भी फ्लैट्स अमेरिका में निकल आए, इंग्लैंड में वो मालिक बन जाए थोड़ा सा। और आखिरी बात मैं फिर कहता हूं कि मजाक बंद करें। आपके पास ना कोई टीम है, ना कोई विजन है, ना कोई प्रोग्राम है। आपके पास टीम तो है आमिर साहब। कौन सी टीम है? देखिए जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहा उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा टीम नहीं है, ये रेंट मिनिस्टर आज आप देखा नहीं, फिर इश्तिहार है नया रिश्ता दरकार है, ये वाला दूसरा नहीं, नया रिश्ता दरकार है वजीर खजाना वाला। इंटरव्यू हो रहे हैं, अब मुंह दिखाई में क्या देंगे हमें नहीं पता। तो इनका तो काम ही ये है कि ये नया आपके एतराज़ात समझ नया तरीन साहब भी वापस आ रहे हैं। वैसे आप आएंगे, अभी बड़े आएंगे, देखिए इनके पास नहीं। अच्छा मैंने जो आर्ग्यूमेंट बेट किया था, कर लो थोड़ा जो मैंने जो आर्ग्यूमेंट हाशमी साहब को, आखिरी बात हाशमी साहब का एक पॉइंट, आखिरी बात जहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट बनाया था वहीं पे है कि इनके पास कोई टीम नहीं है। डंग टपाओ पॉलिसी के तहत इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उधर से पकड़ो, उसे कमीशन तय करो, वजीर खजाना से अकेले मिलते हैं, इतना लूटो, इतना जमा कराओ इंग्लैंड में मेरे बेटों के अकाउंट में और खिसक जाओ। ये हो रहा है। आमिर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बस सामने आता हूं। निहाल हाशमी साहब से इसी पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं। निहाल हाशमी साहब, अब आपके ख्याल में जो FIRs हुई हैं जहांगीर तरीन साहब पर, वो कोई कार्रवाई भी होगी, कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी, या फिर तब्दीली सरकार की वही पुरानी रिवायत बरकरार रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, आपने 3 वकील के दरमियान आर्गुमेंट शुरू करवा दी है और ये हमारे जो शौकत बसरा साहब हैं ये कहाँ फंस गए। ये कल तक के इसी टेलीविजन पे बैठे हुए इमरान खान साहब की तारीफ। बहरहाल ये वक्त की बात है। इन्होंने 2-4 बड़ी अच्छी बातें की कि माफिया हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी की। इनको शायद तहकीक करना चाहिए था। माफिया डिपार्टमेंट से निकल के अब कैबिनेट में जा चुका है। माफिया इसी को कहते हैं कि जो चीनी, पेट्रोल, बिजली, आटा, दवाइयों में घपला करे उसे ही माफिया कहते हैं। डिपार्टमेंट से अब कैबिनेट में है। तो ये अगर ये कह दें मगर कह नहीं सकेंगे क्योंकि ये कैबिनेट माफिया की कैबिनेट है। एक और बात मेरे भाई ने बहुत अच्छी की, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मेरे भाई ने कहा नोबडी इज अबव द लॉ। यस, नोबडी इज अबव द लॉ। वो क्या सिर्फ सियासतदान? क्या चेयरमैन नैब के बारे में बात करते हुए आपके पर जलते हैं? क्या चेयरमैन नैब और नैब के जो बहुत सारे अहदेदार हैं जिनके बड़े क्लिप्स आ गए, जिनके बड़े स्कैंडल्स आ गए, जिनके घरों से बड़े पैसे निकल गए, उनके बारे में आप आर दे अबव द लॉ? या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सरमाया, बहुत सारे दौलत, बहुत सारी चीजें निकल गई, क्या दे आर अबव द लॉ? तो अगर लॉ सिर्फ हमारे लिए है तो फिर डिस्कशन ना करें। जहांगीर तरीन बेचारा, फिर तो आप कहेंगे ना कि ही इज नॉट अबव द लॉ एंड दैट्स व्हाई ही इज इन दिस सर्कमस्टांसेस। आप अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अबव द लॉ प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि कलेक्टिव, आमिर ने जैसा कहा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कैबिनेट की। तो क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके चैनल्स ने इस बात को स्टैब्लिश किया कि इस हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल के लगभग में पाकिस्तान के लोगों को अरबों, हजारों, 10 अरब नहीं, सैकड़ों अरब नहीं, हजारों अरब का चूना लगा दिया? और ये जब बात करते हैं, सादिक अमीन इन्होंने कह दिया। मैं तो जानता हूं कि बड़े दीनदार आदमी है, इनको पता है सादिक अमीन आए थे। निहाल हाशमी साहब, मेरा एक और सवाल के लिए अलावा आप बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, देखिए पेट्रोल बहरान आपके दौर में भी आया, शुगर माफिया आपके दौर में भी था, हमजा शहबाज साहब का नाम जो है वो भी आप बेहतर जानते हैं। तो फिर ये माफियाज जो है वो गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट करती है कि इन माफियाज को कंट्रोल करने में हम नाकाम हुए और अब हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि इन माफियाज पे हाथ डाला जाए। नहीं, अगर आप नाकाम हो गए तो फिर उसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम क्यों इस तैयार करे? और उन माफियाज को आपने कैबिनेट में कैसे बैठाल के रखा हुआ है? उन माफियाज के खिलाफ आपने क्या प्रोसिक्यूशन किया है? आपने कोई प्रोसिक्यूट नहीं किया। आपने स्टेट बैंक को उन्हीं माफिया के हवाले कर दिया।
आप स्टेट बैंक को ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके बेचना चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को, हमारी दौलत को। आप पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी को गिरवी रखना चाहते हैं। आप छोटी छोटी, आपको शर्म आना चाहिए कि आज जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आप उसको नीलाम कर रहे हैं, जिना के नाम से जो कन्वेंशन सेंटर है। तो अगर आप नाहल हैं, निकम्मे हैं, निकट्टू हैं, आप मानते हैं कि 10 साल चाहिए, तो फिर 90 दिन क्यों कहते थे आप कहते हैं कि जी कभी चाइना का मॉडल, कभी अमेरिका का मॉडल। तो आप रियासत मदीना के साथ मजाक किया करते थे, या आप अपने साथ, भाई आप अपने साथ मजाक करें जिसके साथ मजाक करना हो, मगर सारे भानमती का आपने कुंभा जमा कर लिया है, वो सारे आपके पास। निहाल हाशमी साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, निहाल हाशमी साहब, फिर आप किस तरह कंट्रोल करते थे इन माफियाज को? ये माफियाज तो फिर आपकी गवर्नमेंट में भी थे, आपके पास क्या ट्रिक्स थे वो बताएं ना गवर्नमेंट को। नहीं, ये माफिया हमारे पास नहीं थे। हमारे पास शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे पास नहीं थे, जनाब नदीम बाबर साहब हमारे पास नहीं थे, इस तरह के लोग जो इस तरह के कारोबार कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं, आप देखिए यहाँ पे बेचारा मुंतखब नुमाइंदा बाहर बैठा हुआ है और नहीं मालूम कौन लोग आते हैं। नवाज शरीफ इस मामले में बड़ा दो टोक क्लियर। और आप बता दें, इन 3 सालों में एक ये जो अभी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह किया इस्लामाबाद में, वो भी पिछली हुकूमत का था, 96 में हुआ, फिर ऑनवर्ड वो मूव होता हुआ आगे बढ़ता रहा। इन्होंने आज तक एक ईंट रखा है। ओके निहाल हाशमी साहब, मौका दीजिए, बताएं जी शौकत मुस्लिम साहब, आपने किया क्या है आज तक? कितने? देखिए, मैंने दोनों भाइयों को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी इंटरप्ट नहीं करेगा। कंटिन्यू प्लीज। पहली बात तो यकीन माने कि जब ये दोनों पार्टियां करप्शन पे भाषण देती हैं ना, तो यकीन माने कि लोग जो अब जाहिर है कोई हर हाथ में टेलीविजन पकड़ा हुआ है। अब 70 साल या आमरीत रही या ये दोनों पार्टियां नहीं, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा। मुझे ये बता दें, ये गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, चीनी वाला हो, हम तो नहीं लेके आए। ये ज्यादा दूर तो हम जाते नहीं है ना। चले थोड़ा सा, मैं 2.5 साल पहले, ज्यादा दूर की नहीं जाता। कह रहे हमारे दौर में माफिया थे। अच्छा, माफिया, चूंकि ये माफिया के सर को डॉन थे, ये खुद माफिया को हेड करते थे। चीजें तो फिर भी कंट्रोल थी। क्या कंट्रोल थी? मैं बताता हूं क्या कंट्रोल थी। इसहाक डार साहब अब कहां पे तशरीफ में, किसके जहाज पे गए थे जब यहां से इश्तिहारियों के निकले थे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, महंगाई की बात, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं कहता हूं महंगाई को हम जरा, मैं उस पर आऊंगा, मैं उसको बिल्कुल, मैं कहता हूं कोई अगर मगर नहीं। हमारे लिए जो भानभूति का कुनबा है ना, ये करप्ट और चोरों का जो टोला है, ये हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। उसके ऊपर मैं आता हूं, मैं डिस्कस करूंगा। कोई अगर मगर नहीं है, हमारे लिए चैलेंज है, हमने अवाम में जाना है, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं करप्शन के ऊपर, तो मुझे खेरा साहब यकीन माने, कोई महज़ब कंट्री होता, कोई सिविलाइज कंट्री होता, कोई जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, बड़ा जमहूरियत कहते तकते, लोग इनको चैनलों पे ना बुलाते, लोग इनकी गुफ्तगू ना सुनते। आप इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसले दे, हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसले दे। अच्छा, अगर वो फैसले आपके खिलाफ आ जाए तो यही निहाल हाशमी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज, हम इनके बच्चों को मार देंगे, इनको निशाने इबरत बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, गुल्लू भट्ट। मुझे बताइए, ये माफिया नहीं तो और क्या है? और दूसरी बात, अभी अब मैं कहता पास्ट में जाते, ये 2.5 साल का दौर है ना, 2.5 साल के अंदर क्या कभी किसी गवर्नमेंट में, ये कहते हैं ना बार बार इनको इमरान खान का फोबिया क्यों है, आज इमरान खान इनको एनआरओ दे दें, रोला ही एनआरओ का है। वो इसलिए है, माजी में परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा जो डिक्टेटर था, उनको ब्लैकमेल करके रातों रात पतली गली से जदा निकल गए, नौकरों समेत, जिंदूकों असनूकों समेत, और जाके खाना कबा में बैठ के कहते रहे हमारा कोई एनआरओ नहीं हुआ। फिर कहा जी 5 साल दो है, फिर कहा 10 साल दो है। इशू ये नहीं है, इशू ये है पाकिस्तान। देखें, जब भी आप तो कहती है आप एनआरओ दे नहीं सकते। अच्छा, मेरी बात सुनो, क्या अगर हम एनआरओ नहीं दे सकते, माजी की बात करेंगे तो पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस जो है वो भी आपके सामने। मेरी बात सुने ना, अगर ये बात, मैं एक बात कर लूं, ये कह रहे ना कि ये जी फलां भी करप्ट है, इनको किसने रोका हुआ है? जाए ना, निहाल हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट की लाइसेंस बहाल हो गया, कल जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाए हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, मैं मौका देना, टाइम मेरा पूरा नहीं हुआ। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू होता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मौशी टीम पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। When my government came into power, we inherited the worst economic crisis in our history. The biggest current account deficit, the biggest fiscal deficit,
were almost reserves which would have lasted about a month. Since then, I must pay tribute to my economic team. We have gone through this very tough period. And mercifully, our economy stabilized. The rupee that was falling, it's now, in fact, in the last few months, it's gained a bit. Our stock market has gone up. Investment in Pakistan year to year has gone up by 200%. We are in the right direction. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे वजीर आजम इमरान खान साहब और अपनी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, उनकी कामयाबियां गिनवा रहे थे। लेकिन हालात क्या हैं, उसमें अब जो तब्दीलियां की जा रही हैं, बशर साहब नए वजीर खजाना हमाद अजहर साहब, ठीक है, और फिर ये कहा जा रहा है कि डिफेक्टो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब होंगे, ठीक है। अब ये एक तो इस कॉम्बिनेशन की समझ नहीं आ रही, दूसरा ये कि क्या अभी तक वजीर आज़म इमरान खान साहब अपनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम ही नहीं बना पाए? शुक्रिया साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक फिक्रा अपोजिशन से सिर्फ यही कहूँगा कि हर तरह की गुफ्तगू किया करें, ये करप्शन और गवर्नेंस पे ना ये भाषण ना दिया करें, क्योंकि लोग यकीन माने, लोग ये देख देख के हंसते हैं। अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी होती या ये करप्शन ना की थी, पाकिस्तान ये 32,000 अरब के कर्जों में ना डूबा होता, इतना बेड़ा कर्ज ना होता, कौम इतनी गरीब ना हुई होती, इसलिए और ये खुद अमीर ना हुए होते। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई इफ एंड बट नहीं है, इकानमी का चैलेंज हमें है और प्राइम मिनिस्टर ने वार फुटिंग के ऊपर इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए शुक्रिया साहब, 70 साल तहरीक इंसाफ एक दिन क्या पाकिस्तान में हुकूमत में आई, या दुनिया का मुझे कोई कंट्री बता दें जहां पे कोई ऐसी पार्टी हो या कोई ऐसा लीडर हो कि वो एक मुझे बात 2020 की बात है, सवाल कर लिया ना, अब ऐड कर लेना उसमें। 2020 की बात है, ये इमरान खान साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बात कर रहे हैं। केपी में भी एक अच्छा खासा तजर्बा है आपका केपी गवर्नमेंट का। सर वो स्पाई गवर्नमेंट है, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अगर स्पाई गवर्नमेंट में दोबारा केपी ने आप पर एतबार किया, सुनिए, अगर हमने, और ये हमेशा रवायत रही है केपी की कि जो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता वो दूसरी बारी नहीं देंगे। तो अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया तो हमें उन्होंने दूसरी बारी दी। ये आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। आप बाकी गवर्नमेंट की बात देखें, हमेशा ये होता है कि कप्तान देखता है, देखें जो टेस्ट मैच होता है ना, उसमें आप अपने लोगों को देखते हैं कि किसको कब ओवर खिलवाने हैं। 10 ओवर आप किससे करवाते हैं, 20 किससे करवाते हैं, 50 ओवर का मैच भी हो। 2-2.5 साल अच्छा परफॉर्म किया शेख हफीज साहब ने। अब अगर ये और ये प्रोगेटिव, ये राइट वाला कौन सा टेस्ट मैच होगा? मेरी बात सुनिए, ये राइट ये हक तो रहने दे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। ये कम से कम हम टॉक शोज में बैठकर और हम फैसले ना करें कि उनको किसको कहां पे लगाना चाहिए। अब एक टीम का कैप्टन है, उसने देखना है कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन बेहतरीन। ये नहीं कि शेख हफीज साहब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बुरे हालात में, तो जब क्यों हटाया? सर सुनिए, मैं बताता हूं, जब मुल्क इन हालात में मिला था, तनख्वाह देने जोगे पैसे कोई नहीं सरण। इन हालात में मुल्क मिला था कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे थे। शेख साहब ने अच्छा काम किया तो क्यों हटाया? मैं फिर अर्ज करता हूं। अब चूंकि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उन्होंने एक चेंज लेकर आए हैं। हमाद अजहर साहब भी आपको पता है जब से, और मैं यकीन में ये नहीं कि वो वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक। आप देखिए, सुनिए मेरी गुजारिश सुन लेना, अगर उन पे ट्रस्ट ना होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना देते। आप देखें वो किन किन पोर्टफोलियोज के ऊपर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने बतौर वजीर खजाना तकरीर डिलीवर की थी, वो सुनी थी ना आप लोगों ने, उसके बाद उनकी ग्रूमिंग हो रही थी। और हमने अगर, अच्छा मुझे बताइए, बार ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? बार क्या कहा, रेवेन्यू की मिनिस्ट्री थी वापस ले ली, अब खजाना की तमाम रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ, ये बात ज़हन में रखें। नहीं तो आप फिर वापस, और दूसरी बात लंबा नहीं हो गया, एक फिक्रा कह के वन ऑन वन शो। अच्छा, मुझे हर टॉक शो में ये क्रिटिसिज्म, नॉन इलेक्टेड लोगों को बिठाया गया है, इलेक्टेड लोग आपके पास इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास इतनी जबरदस्त टीम है जिनको पता है कि वो इलेक्शन लड़के आए हैं, वोट लेकर आए हैं, ये महंगाई है, उनको क्या पता जो लोग IMF से आए हैं। अब अगर हमने ये फैसला ले लिया, इस पे भी क्रिटिसिज्म है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने वास्ते पूरा पिंड मार जाओ, इन्होंने दीवारी नहीं आती, इनको इंतजार करना चाहिए अपना। हम नहीं लगाना है जिसको वजीर खजाना लगाना है। आमिर भाई आपके ख्याल में नए वजीर खजाना हमाद अजहर साहब परफॉर्म कर पाएंगे? आपके ख्याल में वो मैशत जिस हाल में है इसको संभाल पाएंगे? देखिए, मैं फ़र्द की बात नहीं करता। हमाद अजहर यंग हैं और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहरहाल उनका काम नहीं है। एक तो ना तो उनका कोई तजर्बा रहा है इकॉनमी के साथ। आपको पता है लाहौर के वो सेक्रेटरी जनरल थे PTI के,
और एकदम से उन्हें बग़ैर तजर्बे के और एकदम अच्छा, अब जो मामलात हैं एक चीज़ साबित करते हैं कि इकॉनमी हमाद अज़हर के हाथ में नहीं है, ये किसी और के हाथ में है। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि हमाद अज़हर साहब की जल्द अज जल्द जान छुटे, बग़ैर वो हाल हुए जो हुआ है। अभी देखें ना कितनी तारीफ़ें कर रहे थे हमाद अज़हर की, हफीज़ शेख का भी नाम भी नहीं लेंगे। उससे पहले बात तो सुन लें। बात ये है कि इन लोगों का तरीक़ाकार ये मैंने पहले कह दिया कि असल बुराई की जड़ ये है, अगर आप कुएं में मरा हुआ कुत्ता पड़ा है तो पानी निकालते नहीं, पानी पाक नहीं होना, वो कुत्ता ही निकालना पड़ेगा। अब ये जो इनका मेंटालिटी है ना इतनी सी, इनकी मेंटालिटी क्रिकेट टीम की है, 11 बंदे और 22 करोड़ लोगों का बेड़ा गर्क। एक कप्तान, हर बंदे को शौक हो गया। ये मेरी बात सुने बसरा साहब, बसरा साहब सारी ना ऐसे करें फिर मैं भी करूंगा। अच्छा आमिर भाई, बसरा साहब सारी जिंदी क्रिकेट भी खेले होंगे, चाहे गिल्ली डंडा खेले हो, लेकिन ये भी क्रिकेट की बात करेंगे। और दोस्त आशिक अवान भी फिर ना करें, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना करें, फिर ना करें। मैंने तो कोई बारी नहीं खेली, उस वक्त भी बारी ये खेलते रहे हैं हमारी तरफ से आके। मैं इतना बता दूं कि बसरा साहब हमारी तरफ थे ना तो कोई इज्जत थी, 4 बातें थी। अब जितना मर्जी नाच नाच के अलकान हो जाए, देख दाता साहब जानी है, इनके पल्ले कुछ नहीं आना। मुझे बात नहीं, मुझे आप करने नहीं देते, अब मुझे बात गुफ्तगू हो रही है, इसलिए नहीं, मेरी पहले बात सुने। बात ये है सुखेरा साहब कि मुल्क को सीरियसली आगे लेके जाएं। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ही नहीं है, अगर हैं तो ओपनली हम कह रहे हैं, जिनके बंदे जिनके छोड़े बसरा साहब बड़ा गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। अच्छा मुझे 1 मिनट दे, बहुत गलत कर रहे हो। मैं वज़ीर आज़म साहब अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, और खास तौर पर अब हमाद अज़हर साहब को खजाना की वजारत दी जा रही है, और फिर पीपल्स पार्टी के शौकत तरीन साहब की भी खिदमत ली जा रही हैं। तो आपके ख्याल में वजह क्या है इसकी? इमरान खान साहब जो है वो अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम क्यों अभी तक नहीं बना पा रहे? जमील भाई, एक तो बसरा साहब ने मुझ पे फिर एक इल्जाम लगा दिया कि बच्चों को मार देने का। भाई मैंने कभी भी जजों के बच्चे के बारे में नहीं कहा, मैं तो हल्फन वहां भी कहा था, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, जज और चीज होता है, सुप्रीम कोर्ट और चीज होती है। जज नसीम हसन शाह भी थे जिन्होंने आगे भुट्टो साहब के बारे में बात की थी, जज अरशद मलिक भी था जिसने नवाज शरीफ के हवाले से बात किया। तो जज इज नॉट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, इंसाफ इज इंपॉर्टेंट। जज चौधरी मुनीर भी था, तो आप इस तरह की बात ना करें। आप उनके पीछे नहीं, बहुत अच्छे जज गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ पे हलफ नहीं लिया था, तो प्लीज प्लीज अच्छी बातें ना करें। तो हाँ, अभी आप चौधरी साहब थे, निहाल हाशमी साहब जी, सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी थे। अच्छा, अब मेरे दोस्त ने कहा क्या कि जी ऐसा किया इमरान साहब ने। मैंने कहा कैसा किया? जैसा कश्मीर के साथ किया वही आप मईशत के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने कश्मीर के साथ किया वो तो हम भूले नहीं है। और इन्होंने इसाक डार साहब का हवाला दिया। इसाक डार साहब को रिकॉग्नाइज किया था दुनिया ने जब उन्होंने आईएमएफ से जो उनकी प्रोग्राम थी उसको खत्म करके सेकेंड किया था। इसाक डार साहब ने 5.8 पे जीडीपी छोड़ा था। इसाक डार साहब के दौर में 100 रुपए पे डॉलर था। अगर वो मसनूई था तो आप करके देख लें, इसाक डार के दौर में 60 रुपए का पेट्रोल था, 30 रुपए का आटा था, 45 की चीनी थी। रोजगार दिए जा रहे थे, नए सड़कें, नए जाल, नए इमारतें, नए हॉस्पिटल, नई स्कूल लग रही थी, ज़राअत एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट नहीं हो रहा था। आप इसाक डार का नाम ले वजू करके उनको वापस बुला लेना, मईशत को टेक ऑफ दे दिया था। ठीक है, अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कौन सा खुफिया, इनके पल्ले कख भी नहीं है मां सिवाय गाली देने को। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये करप्शन पे बात ना करें। और जनाब हम पे तो झूठे इल्जाम है, अरशद मलिक के कैसेट ने बता दिया, भुट्टो साहब की फांसी की दास्तान ने बता दिया। आप अपनी बताएं, जिस आदमी ने आपको सादिक और अमीन कहा वो खुद सादिक और अमीन नहीं थे। तो आप इस तरह की दूसरों पे कीचड़ ना उछालें। निहाल हाशमी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, यहीं से कंटिन्यू करेंगे निहाल हाशमी साहब। अब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, एक तो आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए, दूसरा इसाक डार साहब की आप बात कर रहे थे, अगर इसाक डार साहब की इतनी अच्छी पॉलिसीज थी
तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनकी सारे इकदाम, सारी पॉलिसीज को एक तो अंडू किया, फिर जाते जाते IMF से भी उन्होंने बात की कि अगर हम दोबारा आपसे कोई डील करते हैं तो वो किस तरह से हो पाएगी। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब का दौर और इसाक डार साहब के दौर में दो अलग चीजें हैं। इसाक डार साहब ने उस वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली थी जब यहाँ पे बिजली का बहरान था, यहाँ पे मईशत उतनी अच्छे हालात में नहीं थे, पूरे रीजन बड़ा एक अजीब हालात से गुजारा था। इसाक डार साहब वो वाहिद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने IMF के प्लान को, जो प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीशन किया था और उसको खत्म किया था। ठीक है, हर आदमी की अपनी राय होती है, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय होती है, इसाक डार, मगर जो कौम देखती है, जो कौम जानती है, वो ये जानती है कि इसाक डार साहब ने पाकिस्तान के मईशत को टेक ऑफ कराया। इसाक डार साहब ने CPEC के मंसूबे को सही तरीके से, इसाक डार साहब के दौर में तरक्याती मंसूबे हो रहे थे। इसाक डार साहब के दौर में नौजवानों को लैपटॉप भी मिल रहा था और नई यूनिवर्सिटी, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज। इसाक डार के दौर में ही हमने ये कहा था कि पाकिस्तान, और हमने नहीं कहा था, पूरी दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान 2030 में 20 उभरती हुई मईशत में होगी। और छोड़े हर बात को, GDP जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है वो GDP होता है, रोजगार के मौके मिल रहे होते हैं। आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं, उस वक्त हमारे मुल्क में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा था, शायद हमारे मुल्क से गंदम भी एक्सपोर्ट हो रहा था। आज हम कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज हम इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया है। तो देखिए, आम गरीब आदमी को इसे कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि मईशत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निहाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मिल रही है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया निहाल साहब, और ये वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, खास तौर पर जो बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के साथ हम, जिसमें हम कपास भी इंपोर्ट करेंगे और चीनी भी हम उसमें इंपोर्ट करेंगे। आमिर भाई, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, असल में यही वो फैसला है मेरे ख्याल से, हफीज़ शेख को पीछे हटाना। इस वक्त जो हुकूमत चाह रही है, इसे हम PTIMF की हुकूमत कहते हैं, कि ये IMF की सारी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर हफीज़ शेख ठीक नहीं है तो उनका स्टेट बैंक को आज़ाद करना और सारे मामलात जो कानून साजी हो रही है वो ठीक कैसे है? ये इम्पोर्ट की इजाज़त को ये आते ही हमाद अज़हर ने आज के आज तो ये फैसले नहीं कर लिए हैं। अब देखें, जिस मुल्क जो ज़राई मुल्क हो, और अगर वो चीनी भी बाहर से मंगाएगा, गंदम भी बाहर से मंगवाएगा, और यहाँ तक कि कपास भी बाहर से मंगवाएगा, कॉटन इंडस्ट्री में पाकिस्तान का एक नाम था। आपका ये हालात अगर होने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के साथ मजीद क्या करना चाहते हैं, ये कौन से फिगर्स हैं जो हमें दिखाते हैं, और फिर उसके बाद मुबारकबाद भी एक दूसरे को देते हैं। एक ज़राई मुल्क के अंदर तमाम हर तरह की चीज़ आप इम्पोर्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे शादियाने में जाएँ। दूसरा, जो महंगाई की सूरत हाल होती जा रही है ज़राई मुल्क होने के बावजूद, आज मैं अपने दौर के साथ अगर आटे की कीमत को कंपेयर करूं, सुखेरा साहब तो 4 गुना है, चीनी की कीमत को कंपेयर करूं तो 4 गुना है, आप अपने बिल्स को कंपैरिजन करें तो आज 5-6 गुना कीमत ज़्यादा है बिजली की जो पीपल्स पार्टी के दौर में थी। और उसके बाद देखें कि हमने कर्जे इनसे कितने, हमने जितने 5 साल में लिए थे इन्होंने 1 साल में ले लिए, और उसके बाद ये डंडोरा पीटना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट करता था, एक बड़ा एक्सपोर्टर था, और आज इंपोर्ट करनी पड़ती है। और आज मैं रिकॉर्ड की बात बताऊं, एक्सपोर्ट सिर्फ हमारे दौर में बढ़ी है, पीपल्स पार्टी के दौर में। ये आप देखें, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को फायदा था, आम किसान को फायदा था, लोगों की तनख्वाहों के अंदर 180 तक इजाफा हुआ था, पेंशन्स में इजाफा हुआ था, महंगाई में कमी। बड़े अफसोस की बात आज इनका हाल देखें ना, बड़े अफसोस की बात है कि एक ज़राई मुल्क और उसमें कोई पॉलिसीज ही नहीं है गवर्नमेंट की, कितनी मुतासिर हो रही है हमारी। एक ज़राई मुल्क जिसमें पाकिस्तान की तारीख में किसान को 1800 रुपये रेट गंदम का दिया गया, तो किसकी हुकूमत ने दिया है? अगर इनको इतना ही दुख और पेट में मरोड़ उठ रहे थे उस वक्त किसान का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं था। क्यों नहीं? हमने तो दी है, आपको तो बड़ा बसरा साहब, प्लीज इमदादी 1800 हमने बढ़ाई है हमेशा। 1800 रुपये रेट पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में बुजदार के अलावा कुछ गुजारिश करने देंगे ना दोनों। अब दोनों इसका मतलब ये है, इनके पास अब हमारे पास है, आप बंदा लाएं कोई। आपसे जवाब लेता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 की बात है जब मोदी सरकार ने कश्मीर को अमलन भारत में जम करने की बात की थी, जिसके बाद हमने भारत के साथ तजारत बंद कर दी बिल्कुल, और बड़ी एक जारहाना पॉलिसी हमने अपनाई और एहतजाज की हमने कॉल दी और बड़ा इस इशू को हमने उठाया। लेकिन उसके बाद आज ये फैसला कि भारत से हम कपास और चीनी इंपोर्ट करेंगे। तो बसरा साहब, कश्मीरियों के बारे में भी नहीं सोचा आपने? उनकी भी आपने कश्मीर ज़हन में नहीं रखा? कश्मीर कोर इशू है, जब तक वो हल नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया के मामला हल नहीं हो सकते। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब ना वो हुकूमत, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अब ना वो हुकूमत है कि यहाँ पे राजीव गांधी आएगा तो कश्मीर के बॉर्डर हटा लिए जाएंगे, ना ही वो हुकूमत है कि यहाँ पर मोदी को अपनी सालगिरह में बगैर वीज़ों पे बुलाया जाएगा और उनके साथ कारोबार किए जाएंगे। ये बात आप ज़हन नशीं कर लें कि आपको याद होगा यही वो हुकूमत, मतलब आप ये कह रहे तजारत कश्मीर का, सुने मेरे घर सुने, वो तो हल होना है और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना है। यही वो हुकूमतें हैं, यही वो लोग हैं जो चीख चीख के रो रो कर कहते थे तमाम मामला होते रहते हैं, हमें तिजारत को बंद नहीं करना चाहिए, हमें वफूद आने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। किस किस मुनाफिकत की और डिप्लोमेसी की बात कर। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। इस वक्त जो स्टैंस हमारी हुकूमत का, खा वो फॉरेन पॉलिसी हो, खा हमारे अंदरूनी मसाइल हो, आज तक माजी में इस तरह किसी ने स्टैंड नहीं लिया। अब वो डू वॉर वाले हुकूमत अब ये कहा जाता है कि कश्मीरी अब इस फैसले को, गवर्नमेंट के इस फैसले को किस नजर से देखेंगे? कश्मीरी तो तरस रहे हैं कि कोई पाकिस्तान की हुकूमत होती थी और पाकिस्तान के अंदर जब उनकी दोस्त हुकूमतें थी तो कश्मीरियों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक हक़ अदा किया है। लेकिन जिसे कश्मीरियों को बताया जाता था कि एक टीपू सुल्तान आ रहा है, वो 2 साल से टीपू सुल्तान बन के लगा हुआ है जंग लड़ने, आपके सामने है। और जो हालात हैं वो आपने देख लिए हैं, क्या हुआ कश्मीरियों के बारे में, क्या मुकदमा लड़ा। और देखें ये जो मामलात है, पीपल्स पार्टी आपको पता है फॉरेन पॉलिसी में हमेशा हम हकीकत पसंदी के कायल हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपने हमसायों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अच्छा फैसला नहीं, फैसला बेतुका फैसला है ना। कहाँ पे बहस हुई कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जरूरत देखें, ये आप बताएं ना जरूरत क्या है क्या नहीं। भारत पे हमला कर दें, एक मिनट जी, हमने ऐसी बातें करते हैं, भारत पे हमला कर दें। एक सेकंड, बात ये है कि चाइना आज कहता है, ईरान जाके चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, कि हम ऐसा मुल्क नहीं चाहते जो एक फोन कॉल पे ढेर हो जाए। सर किसके बारे में कहा जाता है? इसके बारे में कहा जाता है, ये भी नहीं पता। डिस्कस कर लेंगे। मुझे आपको लास्ट कमेंट लेना है, 1 मिनट। चाइना हमारा अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। चाइना के मतलब आपने वो भी दोस्त नहीं, चाइना के मतलब कैसी गुफ्तगू ना करें, आपने कोई दोस्त नहीं चाइना के मतलब आपने पाकिस्तान, चाइना हमारा वो दोस्त है जिसपे हमारे क्या पूरी नस्लें उस पर फख्र करती हैं। चले बनाया खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन इजाजत दीजिए और एक ब्रेक के बाद आप 9 बजे की खबरें देख सकेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।